फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू यू। अभी रिटन क्लियर हुआ है। प्रेस्टिजियस एग्जाम है, काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट है, काफी लोग एक स्टेप आगे आ गए हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले इस चीज के लिए आप लोगों को ढेरों बधाई है। लेकिन जहाँ पे आप पहुंचे हैं वहाँ पे कैंडिडेट लगभग ये मान के चलिए कि कोई श्योरिटी अभी तो है ही नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता बहुत लंबा है। और यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो एक यूनिक तरीके से मेहनत रिक्वायर्ड करता है। वो किताबें पढ़ करके सुबह शाम बैठ करके 8-8 घंटे कर करके वो चीज़ें नहीं आती जो यहाँ से आगे रिक्वायर्ड होती है। आप 6-7 घंटे बैठ के 7 घंटे बैठ के 1 साल तक पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है। उससे आगे आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों का व्यक्तित्व और आप लोगों की फिजिकल फिटनेस, मेंटेलिटी सब मैटर करती है। ठीक है, तो जहाँ तक आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से आगे जाने में बहुत मेहनत लगेगी और उस चीज़ के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। मिस्टर निरुपति, माइक बंद रखिए। जब तक आप लोगों से नाम लेकर के कुछ ना पूछा जाए आप लोग माइक बंद रखें। ठीक है, मैं नाम लूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, तब आप लोग बोल सकते हैं माइक खोल करके। इसमें आप ही लोगों का फायदा है, क्योंकि अभी यहाँ क्लास में 60 लोग बैठे हुए हैं, 1 महीने बाद यहाँ 250-300 लोग बैठे हुए हैं, और फिर आपका इंटरव्यू आते आते यहाँ पे 600-700 लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग इन रूल्स से थोड़ा सा मिलजुल जाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई बोलेगा तो टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी और आपका भी। तो ठीक है, यहाँ तक आए बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, वो अपने दिमाग में कोशिश करिएगा कि रख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के ऊपर थोपूंगा नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, किसी को नहीं छोड़ के जाना है वो जा सकता है, किसी को ग्रुप में रहना है ठीक है, नहीं रहना है कोई दिक्कत नहीं है, मीट में आना है ठीक है, नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के ऊपर थोपूंगा नहीं, कोई भी फोर्स आप लोगों को नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। गुरुकुल में कभी नहीं किया जाता, और मैं यहाँ गुरुकुल का रिप्रेजेंटेटिव ही बन के बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने। हम कोई डेटा क्लेम नहीं करते, जैसे ही आप हमें लीव करेंगे हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे। हम कोई रिजल्ट क्लेम नहीं करते, सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारे ही होते हैं, हम कभी क्लेम नहीं करते। हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम कोई प्रमोशन नहीं करते। आप लोग यहाँ पे आए हैं किसी की रिकमेंडेशन पे आए, विदाउट रिकमेंडेशन नहीं आए। तो वो रिकमेंडेशन हमने कमाई है, किसी ने आपको कहा है वहाँ पे जाइए, यानी कि उसने भरोसा किया है। अब आप लोगों की बारी है, और यकीन करिए इस भरोसे पे हम खरे उतरे हैं। यही भरोसा कमाया है, इसे बनाए रखें। ठीक है, पूरी पूरी कोशिश करें। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत जो ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे जब आप पहुँच गए हो रिटर्न क्लियर की स्टेज के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। ठीक है, जब तक आप रिटर्न क्लियर नहीं करते तो आपके अंदर एक आज़ादी होती है कि हम कहीं भी चले जाएँगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, कोई भी नोट्स ले लेंगे, कहीं कुछ भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है। क्यों? क्योंकि उस एग्ज़ाम से आपकी कोई भी आशा तब तक बंधी हुई नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आम तौर पर हम रिटन एग्ज़ाम को ही एग्ज़ाम का सबसे हार्ड पार्ट मानते हैं, प्रोसेस का सबसे हार्ड पार्ट मानते हैं। क्योंकि सही भी है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट में 3-4 अटेम्प्ट में जाके निकलता है, हर बार रिटर्न ही नहीं निकल रहा, रिटर्न ही नहीं निकल रहा, फिर एकदम से रिटर्न निकल गया तो लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज़ हो गई हमारे साथ, है ना? जब रिटर्न निकलता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, क्योंकि आप ये मौका खोना नहीं चाहते, क्योंकि पहली बार रिटर्न निकला है, आप चाहते हो इसी बार में फाइनल हो जाए। आप ये मौका खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। तो ये डर जो आप लोगों को यहाँ से आगे लगेगा ये स्वाभाविक होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी कोई गलती है या आपकी कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्वाभाविक डर होगा। इसी डर का फ़ायदा दिखा करके बहुत सारे लोग आप लोगों को अलग-अलग गाइडेंस प्रोग्राम, अलग-अलग चीज़ें, नोट्स, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या आप लोगों को सेल किया जाएगा। इवन मॉक इंटरव्यूज़ 50-50 भी लोग देंगे। कोई 20, 30, 25 मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन, फलाना-ढिकाना।
क्यों? क्योंकि आप लोग डरे हुए हो, आप नहीं चाहते 1% भी वो मौका आपके हाथ से छिने। पहली बार रिटर्न निकला है, चाहते हो फाइनल हो। उसके लिए आप अपना 100% दो। चाहे आपको 10 मौके देने पड़े, 20 मौके देने पड़े, गाइडेंस लेना पड़े, 4 जगह से लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। करते हो ना? जो लोग पूरा पहले देखे हैं, उन्हें पता है, जो पहली बार बैठे हैं, उन्हें भी वो चीज़ फ़ील होगी आगे जाकर के, अभी नहीं होगी, आगे जाके फ़ील होगी। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो डरना बंद करिएगा। क्योंकि जितना डरोगे, उतना ज़्यादा गाइडेंस के पीछे आप भागोगे। जितना ज़्यादा गाइडेंस के पीछे भागोगे, उतने ही ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलेंगे, मेंटालिटी मिलेगी और उनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्या करें, क्या ना करें? एक मुख में जाओगे, कुछ वो सलाह देगा, किसी गाइडेंस में जाओगे, कुछ वो सलाह देगा। बहुत सारी एडवाइसेज़ आपके पास हो जाएँगी और आप लोग उनसे ज़्यादा ही परेशान होगे, कम नहीं। समझ पा रहे हो ये बात? मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आप लोगों को रिज़ल्ट के दिन से ही है। कब आएगा डेप अपडेशन फॉर्म, कब आएगा डेप अपडेट होगा, उसमें क्या अपडेट कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं। ये जो एंग्ज़ायटी अभी आपको सिर्फ़ रिटर्न क्लियर होने पे डेप के लिए फ़ील हो रही है, ये फिज़िकल पे कितनी होगी, मेडिकल पे कितनी होगी, इंटरव्यू पे कितनी होगी। अरे उससे क्या पूछ लिया, ये पढ़ लेता हूँ, तूने गाइडेंस कहाँ लिया, तूने क्या मॉक दिया, ये सब। तो आप लोग जितने काम एंड कंपोज़्ड रहेंगे, आप लोगों के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, बजाए इसके कि आप एंग्ज़ियस हो रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बात? मैं नहीं कह रहा आप मेरे पास आइए, आप लोग किसी के भी पास जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर के अंडर आप लोग रह लीजिएगा, किसी भी एक के अंडर। मेरे अंडर रहना है, वेल एंड गुड, नहीं रहना है, कोई और ढूँढ लीजिए, किसी के भी अंडर रह लीजिए। लेकिन जगह-जगह पे मत भागिएगा, ठीक है? कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर आप लोग चुनिएगा और उसके अंडर रह लीजिए। फिर तो अपना ऑल इन है कि जो वो कहें करो, अपना 100% दो, फिर जो हो, तो भोलेनाथ की कृपा। क्लियर? अब आप लोगों का डेफ आ गया है। अब मुझे देखो रियलिटी में नहीं पता है उसमें एडिटेबल क्या-क्या है फिलहाल। जो आप लोग बताओगे मैं वही उसी पे केवल एडवाइस करूँगा कि आप लोगों को उसमें क्या भरना चाहिए और क्या नहीं भरना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता है उसमें क्या एडिटेबल है, क्या नहीं है। वो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, मैं आप ही लोगों से पूछ लूँगा। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ अपने क्रेडेंशियल पे। क्या मैं गाइड करने के लिए क्वालिफाइड हूँ? क्योंकि जैसा मैंने कहा आप लोगों को एक मेंटर चूज़ करना है। मैं हूँ या कोई और हो। आप उसकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस उन्हीं पे उसे जज कर सकते हैं। तो क्या मैं हूँ क्वालिफ़ाइड? हाँ, शायद आप लोग वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं, किसी ने भरोसा करके भेजा है, तुम भरोसे लायक तो हो। बट स्टिल इफ यू आस्क अबाउट माय क्वालिफ़िकेशंस एंड माय एक्सपीरियंसेस, तो मैंने शायद ग्रुप में भी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दिया था, ठीक है? बट स्टिल मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं 12 साल से लगभग गाइड कर रहा हूँ और मैं अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूँ और 6,000 से ज़्यादा अधिकारी बना चुका हूँ, इन द डिफरेंट एग्ज़ाम्स। इसमें सीएपीएफ, सीएससी, टीसीएस और बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स जो कि डिपार्टमेंटल भी होते हैं, जो कि डेप्यूटेटिव भी होते हैं, जिनमें डेप्यूटेशन आता है। इवन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मैं देता हूँ एसएसबीज़ के लिए या फिर एसएफ्स के लिए, इंटेल के लिए मैं इंटेल को ट्रेन करता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ। तो सारे एग्ज़ाम्स को मिला करके 6,000 से ज़्यादा अधिकारी मैं दे चुका हूँ अराउंड 12 साल में। अगर मेरी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस पे बात की जाए तो आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। After that, I have done masters in history, masters in political science, masters in geography, masters in defense studies, masters in statistical studies, masters in history, masters in psychology, masters in social science, masters in social studies, and other degrees. Around 40 certificates and 20 diplomas. Like the universities of Harvard, Oxford, Yale, यहाँ सब ठीक। तो these are my professional qualifications. लेकिन इन सब से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये पहली और आखिरी बार है कि मैं आप लोगों के सामने ये सब बता रहा हूँ। क्योंकि मेजर चीज़ है वो भरोसा जो करके आप आए हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें रखी रह जाएँगी अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पाया तो।
और मदद तब हो पाएगी जब आप मेरी कही बात पे भरोसा करके उसे मानोगे। तो अपने सीनियर से पूछिएगा, वो लोग बताएँगे कि भरोसे लायक हूँ या नहीं, जो एडवाइस मैं करता हूँ वो काम आती है या नहीं। तो ये तो अब आप लोगों के हाथ में रहेगा। मैंने बता दिया कि एक्सपीरियंस भी है, इतने लोगों को गाइड कर चुका हूँ, ऑफिसर बना चुका हूँ। क्वालिफ़िकेशन भी है, पढ़ा-लिखा भी ठीक-ठाक ही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा तो नहीं हूँ, ठीक-ठाक ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ से आगे बात करते हैं आप लोगों की। देखो, इस बार नोटिफ़िकेशन में चेंजेज़ हुए हैं और वो नोटिफ़िकेशन के चेंजेज़ जो होंगे वो टाइम के साथ ही दिखाई देंगे हमें, कि मेडिकल कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। जैसे अब तक क्या हुआ करता था कि फिजिकल के साथ मेडिकल होता था, तो जिस सेंटर पे आपका फिजिकल है, वहीं पे आपका मेडिकल भी हो जाता था। लेकिन एज़ पर नोटिफ़िकेशन आपका जो मेडिकल है, वो इस बार इंटरव्यू के बाद हो रहा है, तो होपफुली शायद सभी का दिल्ली हो, या आस-पास के किसी सेंटर पे हो। तो वो चीज़ें टाइम के साथ ही क्लियर होंगी, कोई भी इन्हें श्योरिटी से अभी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मैं नहीं, मैं सबका कह रहा हूँ, ऐसे कोई अभी श्योरिटी से नहीं बता सकता, प्रोसेस टाइम के साथ ही क्लियर होगी। लेकिन अभी जो आप फॉर्म भर रहे हो, वो ज़रूरी है आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू गाइडेंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू गाइडेंस आपका मेडिकल, फिजिकल, सॉरी मेडिकल तो बाद में होगा, फिजिकल के बाद ही काम आएगा। बट लेकिन जो आप आज अपना डेफ भरोगे, वही आपका इंटरव्यू भी डिसाइड करेगा। तो इसीलिए एक दिन इस पे बात करनी ज़रूरी है। अभी इसकी ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए तैयारी करो, गाइडेंस लो, मॉक लो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज इस पे बात करो और अपना फाइनल करो कि इसमें आप क्या करने वाले हो आगे। तो शायद मुझे किसी ने बताया था कि इसमें जो हम एडिट कर पा रहे हैं, वो एडिट करने का पार्ट है हमारा इंटरेस्ट, हॉबीज़, अचीवमेंट एंड फोर्स प्रेफरेंस। शायद ये 4 चीज़ें ही हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से डाल पाएँगे, है ना? ये चेंज कर पा रहे हैं हम अभी। यही सब है? इसके अलावा भी कुछ है? जो आप एडवाइस लेके डालो। देखो, नाम, एड्रेस, ये सब तो आप लोगों का वही रहेगा जो है। जिस चीज़ के लिए आपको एडवाइस चाहिए वो है फोर्स प्रेफरेंस, अचीवमेंट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये वाला जो सेक्शन है, यही है ना? और यहीं से आपका, अगर आपका डेफ पे इंटरव्यू चलेगा, तो यहीं से वो आएगा, यहीं से चलेगा। अगर डेफ पे चलेगा, और डेफ से नहीं चलेगा तो बात अलग है। लेकिन अगर डेफ से चलेगा तो यहीं से आएगा। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं। मीट में एक ऑप्शन होता है, हथेली करके बनी हुई होगी। जिसको जो डाउट या समस्या आ रही हो अपने डेफ में, या कुछ भी पूछना हो उससे रिलेटेड, प्लीज रेज योर हैंड। आपके मीट में ऑप्शन है। यस मिस्टर अंकित कुमार। हम्म। तो अभी आप उसे एडिट कर पा रहे हैं? तो ये तो टेक्निकल ग्लिच होगा ना। अब टेक्निकल ग्लिच पे तो मैं क्या ही बता पाऊंगा। अगर वो 1-2 दिन में नहीं हो पाता ठीक, तो आप यूपीएससी को फोन करिएगा। भरने में अगर कुछ दिक्कत है कि आपको ये लग रहा है इसकी जगह मैं क्या भरूं या क्या भर सकता हूं, मैं सिर्फ वहां एडवाइस कर सकता हूँ, टेक्निकलिटीज पे मैं नहीं कर सकता। अगर वहां पे कोई दिक्कत है तो आप यूपीएससी को फोन करिए, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, माइक बंद करिए। देखो, सभी लोग बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ से डेफ आप लोगों को आगे कैसे लेके जाएगा। अब मेजोरिटी जो इंडिया में बच्चों की होती है, वो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों की तरह यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? क्योंकि कोई यहाँ पे अपर तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं जिसके पिताजी का 100, 200, 400 करोड़ का बिजनेस हो और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। तो सभी मिडिल क्लास बच्चे हैं, मिडिल क्लास स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे कुछ नहीं करते, 2-4 को छोड़ करके।
तो आप लोग जो यहाँ पे सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन फिल करने वाले हैं, वो इतना ध्यान से फिल करिएगा कि उसमें झूठ ना लिखें। बस, छोटी-सी बात है ये। जो चीज़ आपको सच में आती है, जिस चीज़ में आपका सच में इंटरेस्ट है, आप उसे ही लिखें। अब इंटरेस्ट और हॉबी में फ़र्क होता है। इंटरेस्ट और हॉबी में क्या फ़र्क होता है? हॉबी होती है जिसके लिए हम समय निकालते हैं, अपने बिज़ी रूटीन से। इंटरेस्ट होता है कि जो हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम उसमें परस्यू करते हैं। डिफरेंस, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को रनिंग करना पसंद है, तो वो अपने दिन के बिज़ी शेड्यूल से भी टाइम निकालता है ना? कि भाई अरे, शाम में काम जल्दी निपटा लूँगा, फिर 6 से 8 क्रिकेट खेल के आऊँगा, 6 से 8 जिम में जाऊँगा, 9 से 10 मैं रनिंग करके आऊँगा। वो टाइम निकालेगा ही निकालेगा। जिस चीज़ के लिए आप इतना डेडिकेटेड हैं कि आप उसके लिए अपने कितने भी बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल लेते हैं, वो होती है हॉबी, कि वो आप उसे परस्यू करे बिना रह ही नहीं पाते। दूसरी तरफ होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपके पास खाली समय बचा हुआ है, जैसे मानिए कि आप खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? खाना खा रहे हैं सिर्फ, तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा कि अरे 15-20 मिनट है, इसमें गाने सुन लेता हूँ, इसमें टीवी देख लेता हूँ, इसमें वीडियोज़ देख लेता हूँ। तो वो काम जो आप खाली समय में कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट है, लेकिन जिसके लिए समय को खाली कर रहे हैं, वो हॉबी है। अगर आप अपनी हॉबी को आराम से 2-3 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेट देखना भी पसंद होता है, ठीक है? कि अगर मैच होगा तो उस दिन वो अपने शेड्यूल को फ्री कर लेंगे, वो देखेंगे बैठ कर के। तो आप जो भी, चाहे वो रंगोली बनाना हो, कुकिंग करना हो या माउंटेनियरिंग करना हो, ठीक है? वो सुई से लेके फावड़े तक कुछ भी हो। अगर आप सच में उसके लिए डेडिकेटेड हैं, समय निकालते हैं, तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता कि वो किसी की नज़र में कितनी अच्छी है, किसी की नज़र में कितनी बुरी है। आप उसमें एक्सपर्ट हैं, ये आपकी अच्छी बात है। आप अपनी हॉबी में एक्सपर्ट होने चाहिए। हॉबी वही होती है जिसमें एक्सपर्ट हो। ऐसी कोई हॉबी नहीं होती जिसकी आपको जानकारी ही ना हो। अब समस्या ये है कि जैसे मैंने बताया कि मिडल क्लास स्कूल्स के मिडल क्लास बच्चे हैं, हॉबी ही डेवलप नहीं करते। 7 से 8 घंटे स्कूल में, 1-2 घंटे ट्यूशन में, 2-4 घंटे दोस्तों के साथ इधर-उधर, दिन खत्म। ऐसे ही ज़िंदगी के 12, 13, 14, 15 साल खत्म। हॉबी डेवलप ही नहीं करते। कुछ परसेंटेज करती हैं, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी को रनिंग, जिम, बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी पसंद हो सकता है। बट मैक्सिमम को नहीं होता। तो आप एक ऐसा 1-2 दिन के अंदर एरिया चूज़ करिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आप उसमें, मतलब अगर आप फ़ोर्स में ना जाएँ तो उस एरिया में आप अपना करियर देखें। उसे फाइंड आउट करें और हॉबी में उसे पुट करें और अगले 6-7 महीने उस हॉबी को जीना शुरू करें। मतलब झूठ लिख कर के उसे सच बना दें। अगर सच है तो अभी लिख दें और सच नहीं है तो अभी लिख दें और बाकी 6-7 महीने जब तक इंटरव्यू नहीं आता उस चीज़ को सच बना दें। क्योंकि झूठ को काउंटर 1-2 बार या 2-3 बार ही आप लोग कर सकते हो। जिस हॉबी को आप करते ही नहीं हो, उसे आप काउंटर नहीं कर सकते। 2-3 बार से ज़्यादा काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन जिसे आप करते हो, उसे आप काउंटर कर सकते हो। क्वेश्चन जिस पे आएँगे। तो अगर हॉबी नहीं है, देन क्रिएट वन। और हॉबी पहचानने के लिए जो काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, कि इसमें तो चाहे मुझे द ₹100 मिल जाए, मैं इसे तो ₹100 में भी कर लूँगा। इसमें तो चाहे मेरे जीवन में मुझे कोई तरक्की भी ना हो, मैं इसे तब भी कर लूँगा। तो ऐसे चीज़ों को आप लोग अपनी हॉबी के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब वो चाहे रंगोली हो और चाहे माउंटेनियरिंग। हाँ जी, प्रशांत कुमार जी, आपका क्या डाउट है? गुड इवनिंग। हाँ जी। हुँ। ठीक है। सर डिफेंड तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। डिफेंड करना तो मैं आपको इंटरव्यू गाइडेंस में सिखा दूँगा, फिर तो आप गलत से गलत चीज़ को भी डिफेंड कर लोगे।
लेकिन फ़ोर्स प्रेफ़रेंस को इसलिए चूज़ करना कि इंटरव्यू में डिफेंड कर पाऊँ या फ़ोर्स प्रेफ़रेंस को इसलिए चूज़ करना कि उसमें मुझे जीवन बिताना है, दोनों चीज़ों में अंतर है। डिफेंड करना तो मैं किसी भी चीज़ को सिखा दूँगा। आप मेरे साथ 3-4 महीने ट्रेनिंग करोगे इंटरव्यू की, डिफेंड तो आप किसी भी चीज़ को कर लोगे। लेकिन इतनी छोटी चीज़ को आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं इंटरव्यू के लिए किसी फ़ोर्स को प्रेफ़र करूँ, बजाए इसके कि मुझे उसमें 40 साल जीवन के बिताने हैं, गलत बात नहीं है? 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, नहीं 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। देवांग चौधरी एंड नवीन कुमार, क्लास में बैठने के एटिकेट्स होते हैं। कमर सीधी रख के सीधे बैठिए। लेटना है तो क्लास लीव करिए, आराम से बेड पे लेटिए। यस मिस्टर प्रशांत कुमार। देखो, अब सुनो, मैं बताता हूँ, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। देखो, अगर मेरी एडवाइस पे आप जीवन के फैसले लोगे, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट स्टिल आप लोग यहाँ पे आए हो उस चीज़ के गाइडेंस के लिए, तो मुझे कुछ 2-4 चीज़ें बोलनी होंगी। लेकिन उन जो मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा किसी भी फ़ोर्स के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, वो आप लोगों के लिए केवल एक बात होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए, जिसे आप अपने दिमाग में डाल करके और विचार उस पे कर सको, बजाए इसके कि मेरी सुन कर के फैसला ले लो। तो मेरी सुन करके फैसला नहीं लेना है, लेकिन मेरी बातें सुन करके अपने दिमाग में विचार-विमर्श करना है कि क्या वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। तो फैसला नहीं लेना है इस बात पे। अब बात है कि एडवेंचरस लाइफ़ क्या मैं चूज़ करूँ या नहीं? या पर्सनल ग्रोथ देखूँ या सैलरी देखूँ या पोस्टिंग्स देखूँ, फैमिली लाइफ़ देखूँ, ये सब देखूँ। देखो मित्र, पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ, तो 30 की उम्र के बाद एडवेंचर तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बुड्ढा हूँ, मैं खुद 29 का हूँ, ठीक है? तो 30 के बाद एडवेंचर तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि 30 तक आते-आते आप लोगों की शादी हो जाएगी। चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, 30 तक आते-आते, 31 तक आते-आते शादी हो जाएगी, परिवार, फैमिली, ज़िम्मेदारियाँ सबकी आ जाएँगी। दूसरी बात, फिज़िकल जो हमारी फ़िटनेस है, उसे हम कितना भी मेंटेन कर लें, लेकिन वो 18, 19, 20, 22 साल वाली फुर्ती तो नहीं रहती। चाहे आप उसे कितना भी मेंटेन कर लें, कितनी भी डाइट अच्छी कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज़ अच्छी कर लें, वो नहीं रहता। तो आप 1-2 साल के एडवेंचर या 1-2 साल के कम्फर्ट को ना देखें। आप देखें कि आपको ओवरऑल लॉन्ग लाइफ़ में 40 साल सर्विस करनी है, तो क्या चाहिए होगा? कि मुझे वो सर्विस मेट्रोज़ में करनी है, मुझे वो सर्विस बॉर्डर पे करनी है, मुझे वो टेबल जॉब चाहिए, मुझे तो ऑपरेशंस करने हैं, मुझे ये करना है, एडवेंचर चाहिए। ये देखो 40 साल में क्या चाहिए, बजाए इसके कि मुझे अगले 4 साल में क्या चाहिए। क्योंकि ऐसी देखो, बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, ऐसी कोई फ़ोर्स नहीं है जिसमें ज़ीरो एडवेंचर हो। सब में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है? ऐसी कोई जॉब नहीं है जो 100% फील्ड पोस्टिंग हो, नहीं। आप फर्स्ट प्रमोशन के बाद किसी भी फ़ोर्स में जाओगे तो वो डेस्क जॉब ही रहेगी। डीसी बनते ही आप किसी भी फ़ोर्स में फील्ड में नहीं जाते। डीसी बनते ही आप टेबल पे ही आओगे। हाँ, वो टेबल हो सकता है कि वो बॉर्डर पे हो, लेकिन रहोगे टेबल पे ही। ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल दिल्ली में हो, वो टेबल हो सकता है बॉर्डर पे हो, बट रहोगे आप टेबल पे ही, ठीक है? क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में आ जाते हो डीसी की पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आ जाती है आपके पास। अब रही बात ऑपरेशंस की, ऐसी कोई फ़ोर्स नहीं है जो नहीं करती, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो आप अगर ये सोचे कि मैं तो एसएसबी जा रहा हूँ क्योंकि और एसएसबी में मुझे एडवेंचर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा सब में मिलता है सब कुछ। स्ट्रेस भी सब में मिलेगा, एडवेंचर भी सब में मिलेगा, डेस्क भी सब में मिलेगी, प्रमोशन भी सब में मिलेंगे। कहीं 1-2 साल ऊपर, कहीं 1-2 साल नीचे, ठीक है? तो आप ये जो ब मार्केट में भ्रम दिमाग में डाल दिया जाता है कि नहीं, उसमें तो ऐसा ही मिलेगा, उसमें तो नहीं भाई, सब में सब कुछ मिलेगा, सब में सब कुछ मिलेगा। बस 1-2 साल ऊपर-नीचे होंगे, ठीक है? सैलरी सब में बराबर मिलेगी, काम लगभग सब में बराबर ही होगा, जो कि ना के बराबर होगा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी वर्क लाइफ़ नहीं है।
इसके सीएपीएफ के किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा बिजी वर्क लाइफ नहीं है आफ्टर ट्रेनिंग के 2-3 साल तक आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो, उसके बाद आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं होते हो। क्योंकि कहते हैं कि फोर्स तनख्वाह देती है घर से दूर रहने की, काम कराने की नहीं देती। तो आप लोगों को घर से दूर रहने की सैलरी मिल रही है। हाँ, आप सीआरपी में जाओगे तो शुरू में थोड़े से ऑपरेशन ज्यादा मिल जाएंगे, आईटीबीपी में जाओगे थोड़े माउंटेन ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक एक लैडर प्रमोशन की चढ़ने लगोगे, 1-2 साल ऊपर नीचे होने लगेंगे, तो आप सभी में बराबर आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई भी ये बोलता है कि उस फोर्स में ये मिलेगा दूसरे में ये नहीं मिलेगा, सब में सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा समय का हेर फेर रहेगा। और रही बात, कोई ये सोचता है कि प्रमोशन मुझे तो चाहिए, देन गो फॉर द सीएससी, प्रमोशन ही प्रमोशन लो फिर आप, है ना, आईपीएस पे आ जाओ। अरे भाई, जब आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो और सीएससी से आईपीएस बनते हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट को कमांडेंट बनने में अराउंड ऑन एन एवरेज 30 साल लग जाता है, ऑन एन एवरेज। वहीं आईपीएस कमांडेंट बन जाता है 4 साल में। एसपी की रैंक मिल जाती है उसको, एसपी एसएसपी, जिला मिल जाता है पूरा, कमांड करने को मिल जाती है, तो कमांडेंट वो जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको प्रमोशन की ये थ्योरी रखनी है, तो उसमें तो सबसे बेहतर है कि आप फिर तैयारी करिए सीएससी की। क्योंकि ऐसा नहीं है, सीएपीएफ में भी तो आईपीएस ही आएंगे डेप्यूट होकर के, अभी तक के हिसाब से जो कानून है, और लगभग चलेंगे ही, कितना ही कम कर लें फिर भी कुछ तो आएंगे ही। तो भाई, ये सारी धारणाएं मन से निकाल दो कि उसमें ये मिलेगा इसमें ये मिलेगा, सब में सब कुछ मिलेगा। अब आप ये देखो, 40 साल सर्विस कहां करना चाहते हो? बॉर्डर पे तो बीएसएफ ले लो, ठीक है, पहाड़ों में तो आईटीबीपी ले लो, मेट्रोज में सीआईएसएफ ले लो, फॉरेस्ट बॉर्डर्स पे एसएसबी ले लो, और ओवरऑल इंडिया में आप लोगों को ऑपरेशंस या ओवरऑल इंडिया पोस्टिंग चाहिए, सीआरपी ले लो। सब में सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। फोर्स कोई ऐसी एंटिटी नहीं है कि वो एक सिंगल सॉलिड एंटिटी है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, आप किसी भी ब्रांच में पोस्ट हो सकते हो। ठीक है, जैसे आप मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जा सकते हो, आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, आप स्पेशल कमांडो डिविजन्स में जा सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, आप रिक्रूटमेंट सेल में जा सकते हो। तो बहुत सारी अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, तो आपको हर फोर्स में हर कुछ मिल जाएगा। क्योंकि फोर्स कोई ऐसी सिंगल सॉलिड एंटिटी नहीं है कि वो एसएसबी है तो एसएसबी ही आप ऐसे बन के बैठ गए। एसएसबी में बहुत सारी ब्रांचेज है जिनमें आपको काम करने के लिए मिलेगा। हर फोर्स की अपनी इंटेल यूनिट होती है, हर फोर्स का अपना ऑपरेशन यूनिट होती है, हर फोर्स की अपनी कमांडो यूनिट होती है, हर फोर्स की होती है, ए टू जेड हर एक की है। सीआरपी में आप लोगों के लिए कोबरा है, ठीक है, बीएसएफ में आप लोगों के लिए सी क्यूब है, जिसे क्री क्रोकोडाइल कमांडोज बोलते हैं, सी क्यूब। और एसएसबी में आपके राइनोज हैं। आईटीबीपी में कमांडोज को कमांडो ही बोला जाता है, उनके लिए अलग से नाम नहीं रखा गया है। ठीक है, और सीआईएसएफ में आप लोगों ने वो सुना होगा, एसएसएफ या एसएसएफ करके है, एसएसएफ है शायद। ठीक है, पहले निंजास थे, उनका नाम बदल के शायद एसएसएफ कर दिया गया है। तो हर एक में अपनी कमांडो यूनिट है, हर एक में अपनी इंटेल यूनिट है, हर एक में अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, हर एक में है। जैसे मिलिट्री पुलिस होती है ना, तो इनकी अपना भी होता है, वो सर्विलांस डिपार्टमेंट सबके पास। तो हर फोर्स में हर कुछ मिलेगा। बस आपको देखना यह है 40 साल सर्विस किस टेरेन में करनी है, वो टेरेन चूज कर लो। बाकी प्रमोशन धीरे धीरे सब में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो जब तक आप लोग प्रमोशन पे पहुंचोगे, तब तक लगभग सब में ठीक हो जाएंगे। और उस प्रमोशन का ही क्या ही करोगे जब आप उस जगह पे ही नहीं रह पा रहे? पता लगे आपने जल्दी प्रमोशन के चक्कर में आईटीबी भी ले ली, लेकिन पहाड़ों पर रोज सांस फूल रही है आपकी, वहां से रोज भागने का मन करता है। तो कंधे पे स्टार लग के एक और स्टार लग जाएगा, उससे आपका वहां पे मन थोड़े लग जाएगा, है ना? तो आप ये देखो कि 40 साल रहना है वहां वहां पे, जीवन बिताना है, तो कौन सा एरिया में आप काम करना चाहोगे, आप वो चूज कर लो। बाकी ब्रांचेस तो हर एक में है, सारे काम करते हैं। सारी फोर्सेस इलेक्शन ड्यूटीज पे जाती हैं, ए टू जेड, कोई सी भी हो। अभी सीआईएसएफ, शायद कल दुर्घटना हो गई सीआईएसएफ के जवानों के साथ में, बिहार इलेक्शन में ड्यूटी जा रहे थे सीआईएसएफ के जवान, उनकी वैन शायद पलट गई है, टक्कर लग गई, ऐसा कुछ हो गया।
और आईटीबीपी भी इलेक्शन में जाती है, सीआरपी भी इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन ड्यूटी सारे करते हैं, नक्सल ड्यूटी सारे करते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आईटीबीपी भी नक्सल ड्यूटी करती है। आईटीबीपी छत्तीसगढ़ झारखंड में पोस्टेड है, नक्सल ड्यूटी करती है। आईटीबीपी जेएनके में पोस्टेड है। तो हर फोर्स में सब कुछ थोड़ा 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 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो आप लोगों के लिए बिल्कुल हार्ड थ्योरी बना रखी है कि इस फोर्स में यही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये देखिए 40 साल कहाँ सर्व करना चाहते हैं, उसे चूज कर लीजिए।